बात वर्ष 1971 की है, जब एक अमेरिकी जहाज को टेक ऑफ किए हुए कुछ क्षण ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर ने एयर होस्टेज को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे हुए थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी थी। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी एफबीआई पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की नाम मात्र इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल पाई है। इस दिलचस्प घटना की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक व्यक्ति जो दिखने में कोई बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। उस समय अमेरिका में घरेलू उड़ानों में किसी तरह की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। न ही यात्रियों का सामान चेक किया जाता था और न ही यात्री की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। धूप का चश्मा लगाए ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये यात्री इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में 1971 में धूम्रपान करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर हॉस्टेज को हंसते हुए एक चिट्ठी थमा दी। एयर हॉस्टेज, जिसका नाम फिरोलिन शॉफनर था, उसने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फिरोलिन शॉफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। बहुतः जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड के अंत में फिरोलिन शॉफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला गया, कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 यात्री थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस घटनाक्रम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिरोलिन शॉफनर डैन कूपर की ये डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को पूरा मामला सुना दिया। एक दूसरी एयर हॉस्टेज, जिसका नाम टीना मैकलऊ था, एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ बैठ गई, जो पायलट्स और डैन कूपर के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहला हाईजैक होने वाला प्लेन था, जो फिरौती के लिए किया गया था। इसी कारण से लोकल अथॉरिटी और एफबीआई ने फैसला किया हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए। हालांकि अथॉरिटीज को पता था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। फ्लाइट, जिसको 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अगले 1.5 घंटों तक एयरपोर्ट के चक्कर लगाती रही और वो 35 पैसेंजर इस घटनाक्रम से बिल्कुल बेखबर थे। उनको बताया गया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते प्लेन की लैंडिंग में दिक्कत आ रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए और एक नज़दीकी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट अरेंज किए गए। 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को एक रुपयों से भरा हुआ बैग और 2 पैराशूट उपलब्ध कराए गए। साथ ही जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगें पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज से उतरने की अनुमति दे दी, जबकि पायलट और 2 क्रू मेंबर्स को जहाज में रहने के लिए ही कह दिया। अब तक रात हो चुकी थी और फिर जहाज टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने पास बैठी टीना मैकलऊ के द्वारा पायलट को कुछ खास निर्देश भी दिए। वो चाहता था कि जहाज की लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए।
पायलट्स ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से संभव नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए दो ऑप्शन दिए, रीनो या फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल अथॉरिटी और फेडरल अथॉरिटी भी अपना काम कर रही थी। दो फाइटर जहाज को प्लेन के पीछे भेजा गया, लेकिन वो इतनी स्लो गति को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से उन्होंने जहाज के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की ओर बढ़ता जा रहा था। इतने में डैन कूपर ने पास में बैठी टीना मकलोव को कॉकपिट में जाने के लिए कहा, जहां दो पायलट और एक असिस्टेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने अंतिम बार देखा डैन कूपर अपनी कमर से कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। उसके बाद जो कुछ हुआ पिछले 50 सालों से उसको डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटे बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह से चेक किया गया। जहाज में ना तो डैन कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिला। न सिर्फ जहाज में बल्कि डैन कूपर का इस घटना के बाद कोई अता पता नहीं चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को प्लेन से जंप करते हुए तो किसी ने नहीं देखा, किंतु स्टेयरकेस के खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा दी थी। एफबीआई ने जहाज के सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें सिर्फ डैन कूपर की एक टाई और 8 सिगरेट बट्स और 2 में से एक पैराशूट मिला, जिसे कूपर पीछे छोड़ गया था। यहाँ तक कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। यात्रियों और क्रू मेंबर से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका एक स्क्रैच बनवाया गया। इससे पहले कि कूपर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, एफबीआई को ये जानना था कि एग्जैक्टली उसने किस जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस पथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। इस जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही मालूम था। साथ ही फ्लाई रिकॉर्डर से भी मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस 8:10 पर खुला हुआ था। इन तमाम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अनुमान लगाकर एक सर्च एरिया निश्चित किया गया। ये 45 किलोमीटर का एरिया घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया। ना ही कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफ केस, ना ही पैसे। यहाँ तक कि इस एरिया में इतनी भयंकर सर्दी होती थी कि लोगों को लगा कि डैन कूपर मर गया होगा। इसके बाद जो हुआ एफबीआई के अनुमान से बिल्कुल परे था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार एफबीआई ने अमेरिकन पब्लिक से इस केस में मदद लेना शुरू किया। डैन कूपर का स्क्रैच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में प्रकाशित किए गए। डैन कूपर के बारे में कोई भी सूचना देने पर इनाम का भी वादा किया गया। उनका ख्याल था कि डैन कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा। किंतु अचरज की बात ये थी कि उस सीरियल नंबर का कोई भी नोट दोबारा कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, यानी 9 वर्षों बाद सन 1980 में एक घटना घटी। वॉशिंगटन में कोलंबिया नदी के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने माता पिता के साथ खेल रहा था जिसको नदी के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियां थीं जो तकरीबन $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर एफबीआई के पास गए और भाग्य से इन पैसों के सीरियल नंबर उन नोटों के सीरियल नंबर से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर केस में 9 साल के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी। इस घटना ने बजाय केस को सुलझाने के और ज्यादा उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे।
पहले ये समझा गया कि ड्रॉप लोकेशन में लोइस जोन नदी में ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन नदी तक आ गए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन नदी तो वहां से विपरीत दिशा में बहती है, यानी लोइस नदी से बहकर ये पैसे कभी टीना बार नहीं पहुंच सकते थे। एफबीआई के लिए ये सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, टीना बार जहां ये पैसे बरामद हुए थे, यहाँ पर 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों बाद यहाँ रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इसी रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से साबित होता है कि ये पैसे डैन कूपर या उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए टीना बार पर 3 साल बाद ये पैसे गाड़ दिए होंगे। इस केस को लेकर एफबीआई ने डैन कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। कई थ्योरी ये भी कहती हैं कि डैन कूपर एक ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था। जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उस पैराशूट को ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल काम था जो वो प्लेन में छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के बाद से ही बाकी 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल सके। एविडेंस के तौर पर एफबीआई के पास डैन कूपर के स्क्रैच के अलावा सिर्फ ये एक टिकट है जिसमें उसने अपना नाम खुद लिखा था, और ये एक टाई है जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे पता चलता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने एफबीआई को पिछले 50 सालों से उलझा कर रखा है। आज भी एफबीआई की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल मौजूद है और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को